ओके, तो इधर हम जो है NBFC का रिविजन करते हैं। ठीक है, NBFC और बैंक में जो डिफरेंस है कोई मतलब नहीं है। ओन्ड फंड को कैलकुलेट करते हमको आना चाहिए, जिसे हम पेड अप में इक्विटी और कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल लेते हैं। प्रेफरेंशियल कन्वर्टेबल होना चाहिए, डिबेंचर के लेने का सवाल ही नहीं उठता। फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम सब लेंगे। जैसे कि सरप्लस ऑन सेल ऑफ असेट वो अपना कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो वो भी लेंगे। तो अपने सबसे पहले इक्विटी और जो है अपने प्रेफरेंस लिया, बाकी अपने जो है फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम लिया। क्या नहीं लेंगे वो भी ज़रूरी है, जो हमको माइनस करना है। कभी रिवैल्यूएशन रिजर्व, P&L डेबिट, कैपिटल लॉस, कैपिटल रिजर्व ले लिया, कैपिटल लॉस, इंटेंजिबल असेट की बुक वैल्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें हमको नहीं लेनी है। ठीक है, ठीक है, तो अपने को फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम ये लेना है। एक्सक्लूड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर में कर रहे हो, कोई से भी शेयर में, ग्रुप कंपनी के शेयर में, सब्सिडियरी के, अदर NBFC के, वो एक्सक्लूड है। डिवेंचर बॉन्ड आप सब्सिडियरी में, ग्रुप कंपनी में कर रहे हो, एक्सक्लूड है। लोन एडवांसेस सब्सिडियरी ग्रुप कंपनी कर रहे हो, एक्सक्लूड है। हायर परचेस पे दे रहे हो, लीज फाइनेंस कर रहे हो, सब्सिडियरी गवर्नमेंट ग्रुप कंपनी का एक्सक्लूड है। इधर अदर NBFC नहीं आया। डिपॉजिट्स जो सब्सिडियरी ग्रुप कंपनी में कर रहे हो, लोन नहीं दे रहे हो तो आप डिपॉजिट्स दे रहे हो सब्सिडियरी ग्रुप कंपनी में, सब एक्सक्लूड है। अब एक्सक्लूड है तो कितना? डिडक्शन इज ऑफ एक्सेस पोर्शन ओवर 10% ऑफ ओन फंड। ओन फंड निकालोगे 10% तक तो ठीक है, जो 10% से ऊपर है ना उसका डिडक्शन है। ठीक है, अब 10% से ऊपर का डिडक्शन है। ठीक है, डिडक्शन इज ऑफ एक्सेस पोर्शन ऑफ ओवर 10% टू गेट नेट ओन फंड। ठीक है, तो आप उसको, इससे आपका नेट ओन फंड आ जाएगा। ठीक है, तो NBFC ग्रुप ऑफ NBFC जो है मिनिमम नेट ओन फंड 200 लाख या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो देखो इस पे तो अपने को नेट ओन फंड पे तो अपने को क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, क्वेश्चन भी ऐसे का ऐसे ही कैलकुलेशन होगा। जैसे पेड अप इक्विटी देके रखेंगे तो आपको पेड अप कैपिटल लेना है, आपको फ्री रिजर्व लेना है। अब बताओ लोन लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे लोन। डिपॉजिट लोगे कि नहीं लोगे? डिपॉजिट लोगे कि नहीं लोगे? डिपॉजिट लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे आप डिपॉजिट्स। ठीक है, ओन फंड निकालते समय कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, डिपॉजिट तक नहीं लोगे, वो तो सब एक्सक्लूड में आता है। ठीक है, चलो ध्यान रखना इसका। ये रिजर्व आपने ले लिया, फिर आपने लीज आउट असेट जो भी है, इन्वेस्टमेंट शेयर सब्सिडियरी में, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में, ग्रुप कंपनी में, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर आ जाता है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो आपने इतना करा, आपका जो है नेट ओन, आपका ओन फंड आ गया। ये ओन फंड आपके ऐसे केस में 400 आ जाता है। एक क्वेश्चन में आपको दिखेगा उसका 10% 40 होता है, 40 के ऊपर भी जो डिडक्शन है वो माइनस हो जाएगा। तो एक्सक्लूड क्या क्या एक्सक्लूड है? एक तो इन्वेस्टमेंट अगर तुम शेयर में कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन था कि सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी ग्रुप कंपनी, तो 100 उधर आ गया। लीज आउट असेट नहीं आता है। डिबेंचर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सब्सिडियरी या ग्रुप कंपनी, ठीक है, ये आ गया। कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं आता है। ठीक है, डिपॉजिट्स जो है आपने, अब डिपॉजिट्स विद सब्सिडियरी ग्रुप कंपनी, अब देखो इधर होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, इधर डिपॉजिट देना होता है, डिपॉजिट लेना नहीं, तो ये डिपॉजिट इधर नहीं आएगा। ठीक है, डिपॉजिट लेके कन्फ्यूज मत हो जाना, मतलब इधर आप डिपॉजिट दे रहे हो, आप नेचर ही पकड़ो ना इसका, तो डिपॉजिट आप दे रहे हो, तो ये है आपने इससे भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये जो आपने कैलकुलेशन करा है। अब देखो तो ऐसे केस में आपका 200 आ रहा था, तो 40 के ऊपर का वाला जो 200 है, तो 40 के ऊपर है तो 160 आपका माइनस हो जाएगा, तो आप 160 माइनस कर दोगे, और 400 में से 160 माइनस करने का जो 240 आता है वो आपका नेट ऑन फंड होगा। ठीक है, ये इससे कैलकुलेट हुआ था। अब इधर समझना जरूरी है, NBFC ग्रुप ऑफ NBFC नेट ऑन फंड 200 लाख होना चाहिए। अब ये डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग दोनों हो सकते हैं। अब नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमिकली, तो नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में असेट जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, उधर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में असेट 500 करोड़ से कम है। ठीक है, तो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में असेट 500 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, पर जो भी है नॉन डिपॉजिट में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट होता है ना, तो नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और डिपॉजिट है, इन सबको ना एक ही थाली के चट्टे वट्टे, इनको प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेवरेज रेशियो सब फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब आती है असेट फाइनेंस कंपनी की। असेट फाइनेंस कंपनी अगर अनरेटेड है, ठीक है, तो वो 1.5% और नेट ऑन फंड और 10 करोड़ विच एवर स्लो है, जो भी कम है उतना ही आप बोरो कर सकते हैं, मतलब कि नेट ऑन फंड का सिर्फ 1.5 टाइम ही जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर अगर रेटेड है तो वो नेट ऑन फंड का 1.5 टाइम बोरो कर सकते हैं, इसमें 10 करोड़ का ऐसे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, 1.5 करोड़ तो कर ही सकते हैं। रेटेड में जो है अमाउंट वाला कैप नहीं है, तो ऑलरेडी वो डिपॉजिट अगर आपका नेट ऑन फंड बहुत ही ज़्यादा है तो उसका 1.5% आप 1.5 टाइम्स आप ले सकते हो। कुछ प्रूडेंशियल रेगुलेशन है जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टायर 1 कैपिटल है वो कोर कैपिटल का 10% होनी चाहिए। अब उसमें ओन फंड में से इन्वेस्टमेंट इन अदर NBFC शेयर, जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनी में आपने करा है, देखो इन्वेस्टमेंट इन अदर NBFC शेयर्स और सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनी में आपने करा है, सिक्योरिटी दी है और हायर परसेंट लीज फाइनेंस करा है, डिपॉजिट्स दिए हैं। ठीक है, ओवर एंड अबाउट 10% ऑफ ओन फंड। ठीक है, तो इन्होंने सभी कवर कर लिया एक तरीके से। ठीक है, इन्होंने तो सभी कवर कर लिया। ठीक है, तो एक तरीके से जो टायर 1 कैपिटल है, तो टायर 1 कैपिटल तो नेट ऑन फंड ही आ गया, नेट ऑन फंड का 10%। ठीक है,
अब टायर 2 कैपिटल हमारी सबऑर्डिनेट कैपिटल होती है। सबऑर्डिनेट कैपिटल क्या है, उसमें प्रेफरेंस शेयर लेते हैं अदर देन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल वाले नहीं लेते, क्योंकि कन्वर्टिबल वाले तो हमने ऊपर ले लिए ना, तो कन्वर्टिबल वाले ऊपर ले लिए, कन्वर्टिबल के अलावा इधर लेते हैं डिवैल्यूएशन रिजर्व का 45% लेंगे, पीएनएल रिजर्व लेंगे, ठीक है। नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द डिमिनिशन इन वैल्यू, तो मतलब कि पीएनएल रिजर्व वो लेंगे कि कभी किसी का वैल्यू डिमिनिश हुआ है तो उस वैल्यू के डिमिनिश होने से ये एट्रीब्यूटेबल नहीं, नो एट्रीब्यूटेबल टू डिमिनिश वैल्यू, ठीक है। तो नॉट एट्रीब्यूटेबल टू डिमिनिशन वैल्यू कि जब वैल्यू डिमिनिश हो जाती है तो ये आपकी भरपाई नहीं करता है, पर ये अवेलेबल टू मीट एक्सपेक्टेड लॉसेस है कि अनएक्सपेक्टेड कोई सा लॉस हुआ है इसको भरपाई कर देगा, पर ये रिवैल्यूएशन में कमी है ना, तो इसको ये भरपाई नहीं करेगा, ठीक है। हाइब्रिड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आया, सबऑर्डिनेट डेब्ट आया, सबऑर्डिनेट डेब्ट डिस्काउंट पर होता है, ठीक है। ये फुल्ली पेड इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्रेडिटर के क्लेम के लिए सबऑर्डिनेट होता है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, फुल्ली पेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं पर अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब कि इसको कोई पेमेंट नहीं करो, ये इनको अगर कोई पेमेंट नहीं मिले तो इनके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। और ये रिडीमेबल भी नहीं होते, मतलब कि अगर रिडीम होते भी है तो अप्रूव पे होते हैं, मतलब ये तो ऐसे डेप्ट होते हैं जो क्रेडिटर के बाद इनका क्लेम आता है, फुल्ली पेड होते हैं, रिडीमेबल भी नहीं होते हैं, सबऑर्डिनेट इनका क्लेम रहता है, अनसिक्योर्ड होते हैं, सिंपल सी बात। तो अपन ने भी बात करी जो है वो टायर 1 कैपिटल की बात करी थी, जिसमें अपन ने पूरा नेट ऑन फंड निकाला है, वो मिनिमम 10% ऑफ कोर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर टायर 2 कैपिटल अपन ने निकाल लिया, जिसमें अपन ने रिवैल्यूएशन रिजर्व प्रेफरेंस शेयर जो है जो अदर देन कन्वर्टिबल है, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। सबऑर्डिनेट डेब्ट भी इधर आया है। अब कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो मतलब कि रिस्क कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। तो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट, देखो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम 15% होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 10% टायर 1 में होना चाहिए। तो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम 15% होना चाहिए, मतलब कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में से रिस्क वेटेड एसेट हम डिवाइड करते हैं तो आता है, और रिस्क वेटेड एसेट का मतलब क्या है, अप्रूव कैश बैंक बैलेंस इन सब में तो 0% है, पर अप्रूव्ड सिक्योरिटी में 20% है, बाकी हर जगह अदर एसेट ऑफ साइड बैलेंस शीट आइटम में तो 100% रिस्क है, ठीक है। लेवरेज रेशियो क्या है, ओन फंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डिवाइड बाय ओन फंड। लेवरेज की बात करें तो पता डेप्ट की बात करेंगे तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आ गया, नीचे ओन फंड आ गया, तो लेवरेज रेशियो मतलब कि उधार का कितना है मेरा कितना है, ऑन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डिवाइड बाय ओन फंड। और कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, तो कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क, कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क, कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट। और लेवरेज रेशियो तो इधर तो वही यही पता था कि लाइबिलिटी ऊपर ही रहेगी, लाइबिलिटी डिवाइड बाय ओन फंड। सबऑर्डिनेट डेब्ट में आपको बोला है वो डिस्काउंट पे होते हैं, तो जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व 45% पे रहता है, सबऑर्डिनेट डेब्ट में ऐसा है कि अगर रिमेनिंग मैच्योरिटी 1 साल तक ही है तो 100% डिस्काउंट, 1 साल से ज़्यादा 2 साल तक है तो 100 80 60 40 20, 100 80 60 40 20, तो 1 साल तो 100 है, 1 से ज़्यादा 2 तक 80, 2 से ज़्यादा 3 तक 60, 3 से ज़्यादा 4 तक 40, 4 से ज़्यादा 5 तक 20, इस तरीके से, ठीक है। अब आती बात असेट क्लासिफिकेशन की प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट की, और ये तगड़ा क्वेश्चन है, ये तगड़ा पॉइंट है जो हमको समझना पड़ेगा। फिर नेट बुक वैल्यू का आता है, वो भी एक तगड़ा पॉइंट है, तो ये 3 पेज अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो असेट क्लासिफिकेशन में ऐसा है कि असेट अगर आपने हायर पे दी, ठीक है, या असेट आपने अदर देन हायर या लीज पे दी, मतलब इन द सेंस कि आपने लोन दिया, जो भी है, देखो असेट अगर आपने हायर पे दी तो एनपीए ओवरड्यू जैसे ही हुआ आपका एनपीए हो गया, ठीक। देखो सिंपल सी बात है क्या कि ओवरड्यू हो गया 3 महीने के बाद, ठीक है, तो 3 ओवरड्यू हुआ, ठीक है, उसको 3 महीने हुए, फिर ठीक है, तो लीज़ देखो असेट लीज़ पे है या असेट लोन पे है, स्टार्टिंग में दिक्कत है, ओवरड्यू को 3 महीने, ओवरड्यू को 3 महीने, 3 महीने से ऊपर, 3 महीने से ऊपर, ठीक है ना, तो ये एनपीए होता है, ठीक। अब एनपीए हो गया है और एनपीए हुए 12 महीने या उससे कम है तो ये सब स्टैंडर्ड एसेट है, 12 महीने से ज़्यादा है तो डाउटफुल है, ठीक है। उसके बाद तो लॉस ही हुआ, तो क्या है, पहले आप ओवरड्यू की डेट है, ओवरड्यू की डेट पे देखो 3 महीने तक आप खड़े हो, ठीक है, तो ओवरड्यू की डेट पे 3 महीने, तो ऐसा नहीं कि एकदम से ओवरड्यू पे एनपीए हो जाएगा, बट नहीं, ओवरड्यू पे एनपीए नहीं, ओवरड्यू है 3 महीने खत्म हो गए हैं, अब एनपीए हो गया, उसके बाद एनपीए होगा, तो एनपीए जो हुआ तो वो सब स्टैंडर्ड होगा, सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एनपीए होगा, पहले 12 महीने तक तो सब स्टैंडर्ड होगा, मतलब कि ओवरड्यू था 15 महीने ले लो, तो 15 महीने तक सब स्टैंडर्ड, 15 महीने से ऊपर पे वो डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आप एनपीए से 12 महीने लो, ठीक है। अब ऐसा है कि जो मैंने ओवरड्यू से 3 महीने बोला है ना, ये जब नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है ना तब ये चेंज हो जाता है, इन द सेंस कि अभी मैंने बोला 3 महीने है, फिर 12 महीना, फिर मोर देन 12 मंथ। नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में 3 महीने नहीं है, उधर ऐसा है कि लीज पे है तो 12 महीने,
तो ओवरड्यू के 12 महीने तक कुछ भी नहीं रहेगा, 12 महीने के बाद एनपीए हो जाएगा। ठीक है, तो समझे कि ओवरड्यू के 12 महीने बाद, तो लीज पे दिया है तो 12 महीने, अदरवाइज 6 महीने, तो ऐसी चक्की चलती है। तो लीज अदर देन लीज और लोन, तो लीज पे 3, उधर भी 3, तो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में तो ऐसे ही है, नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। तो जो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है उधर ऐसा है कि लीज पे 12 है और अदरवाइज 6 है, फिर 12 का इधर 18 हो जाता है, वो फिर मोर देन 18 है, तो सब ठीक है, जो भी हो। ठीक है, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऐसी है कि असेट क्लासिफिकेशन, चलो लीज और लोन की जो है कुछ हद तक सेम थी, असेट क्लासिफिकेशन लीज और लोन की कुछ हद तक सेम ही है ना, देखो ना ये सेम ही तो निकल रहा है सब। ठीक है, पर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट अलग है, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट लीज और लोन पे अलग है। जहाँ पे लीज जो है परसेंटेज पे चलता है, यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ नेट बुक वैल्यू पे चलता है। ठीक है, तो देखो जो भी है आप एडवांसेस पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये 0.40 जो भी है, तो सबसे पहले तो जो है हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये हमने पूरा प्रोविजन बनाया, अब हम जो है सॉरी ये हमने एसेट क्लासिफिकेशन करा, अब हम जो है प्रोविजनिंग बनाते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस है, लोन्स एंड एडवांसेस तो इधर अलग अलग है। ठीक है, अभी इधर से अपन ने स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, ये सब अपन ने बात करी, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस। तो इसमें आप देखो प्रोविजनिंग कैसी है। स्टैंडर्ड देखो बाकी सब जगह सेम है। अब देखो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। स्टैंडर्ड पे 0.40, 0.35 ऐसा है, सब स्टैंडर्ड 10, डाउटफुल में फिर 20, 30, 50, तो 10, 20, 30, 50। डाउटफुल 1 साल तक, एक मोर देन 1 to 3, मोर देन 3। डाउटफुल अनसिक्योर्ड है तो 100 और लॉस असेट है तो 100। ठीक है, तो मोर देन 3 अप टू 1 to 3 और मोर देन 3 पे 50 है। ठीक है, और जो है समझो मोर देन 3 पे 50 है, अनसिक्योर्ड पे 100 है और लॉस पे भी 100 है। तो आपने उधर क्लासिफिकेशन कर लिया, अब इधर आप प्रोविजन कर लो। तो 0.40 क्या है, इधर अपना 0.35 होना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड एसेट 0.40, 0.35, सब स्टैंडर्ड 10, फिर 20, 30, 50, वो अपनों को पता होगा। तो देखो सब स्टैंडर्ड जैसे होता है तो 10% है। ठीक है, मतलब सब स्टैंडर्ड के जो 12 महीने, मतलब कि ये ओवरड्यू से 15 महीने ये ओवर हुए, ये डाउटफुल चालू हुआ। अब इधर 1 और 3 ये सब गाड़ी चालू होती कि 1 साल तक तो 20 है, अप टू 1 ईयर। फिर मोर देन 1 से 3 जो है 30% है, मोर देन 3 पे 50% है, डाउटफुल अनसिक्योर्ड है तो वो अपना हो जाएगा 100% और लॉस है 100%। इस तरीके से हो गया। अब लीजेस और हायर परचेज जो है वो नेट बुक वैल्यू पे देखा जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ नेट बुक वैल्यू। देखो अनसिक्योर्ड पे तो 100% है ही, अनसिक्योर्ड पे तो 100% है ही, पर इधर 30 का गैप है। तो पहले 12 महीने तक तो कुछ भी नहीं है, पहले 12 महीने तक कुछ भी नहीं है। 12 से ज़्यादा 24 महीने तक 10, 24 महीने से ज़्यादा 36 महीने तक 10 के बाद 40, फिर 70, फिर 100, 36 महीने से ज़्यादा 48 महीने तक 70, फिर 48 महीने से ज़्यादा 100। तो इस तरीके से जो है इस तरीके से बना हुआ है। जहाँ पर अपन ने जो है 3-3 महीने का ओवरड्यू था। ठीक है, असेट क्लासिफिकेशन वापस जा रहा हूँ मैं। देखो ओवरड्यू होने के बाद एकदम से एनपीए होता नहीं, 3 महीने तक तो कुछ भी नहीं, 3 महीने से बाद 3 महीने के बाद सब स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, वो 12 महीने तक रहते हैं, 12 महीने का डाउटफुल होता है और फिर जो है 12 महीने के ऊपर ही होते हैं डाउटफुल। ऐसे इधर भी। ठीक है, ये 3-3 महीने हैं, पर नॉन स्टैंड एनएसआई में लोन पे 12 है, लोन पे लीज पे 12 है और लोन पे 6 है। ठीक है, और सब स्टैंडर्ड मतलब कि नया नया एनपीए है 18 महीने, 12 की जगह 18 है, इधर मोर देन 18 हो जाएगा। अब जो है प्रोविजन की बात करें तो 10, 20, 30, 50, 100। ठीक है, ये तो हम ठीक है, ये 0.40, 0.35% है, ये एनएसआई वाले का अपना याद रखना। बाकी परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू है। तो उधर जो ओवरड्यू होता है, ठीक है, तो लीज में जब ओवरड्यू होता है तो 12 महीने तक कुछ नहीं है। ठीक है, ओवरड्यू के 12 महीने तक कुछ नहीं है। 12 महीने के बाद मतलब कि लीज में अपन देखें सब स्टैंडर्ड ऐसा नहीं देख रखा क्राइटेरिया। देखो ऐसा क्राइटेरिया नहीं देख रखा, तो ये ऐसा क्राइटेरिया 12 महीने तक कुछ नहीं है। 12 महीने से ज़्यादा 36 महीने तक 10 है, नहीं 12 महीने से ज़्यादा 24 महीने तक 10 है, 24 से ज़्यादा 36 तक 40 है, 36 से ज़्यादा 48 तक जो है 70 है, और 48 से ज़्यादा पे 100 है। अनसिक्योर्ड पे 100% है। और परसेंटेज ऑफ एनबीवी होता है कैलकुलेट। ठीक है, वन टाइम एडजस्टमेंट करा है तो वो रीपेमेंट इन रीपेमेंट शेड्यूल, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता है। ठीक है, डिविडेंड एक्चुअल बेसिस पे होता है, कैश बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्चुअल बेसिस पे ही होगा, म्यूचुअल फंड की यूनिट कैश बेसिस पे होगी, और इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटीज़। अब वो ऐसी सिक्योरिटीज़ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने किया है, बाकी इंटरेस्ट और रीपेमेंट जो है ना वो प्रिंसिपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे के रखा है, तो भी भैया इंटरेस्ट एक्चुअल बेसिस पे ही होगा बुक। रिजर्व फंड नेट ऑन फंड का 25% होता है, और इधर जो है नेट ऑन फंड का 20% एनबीएफसी इधर कैलकुलेट होता है। अब नेट बुक वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। पर नेट बुक वैल्यू में हमको संवेदन वाला क्वेश्चन, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो संवेदन वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तब देखो करना क्या है, नेट बुक वैल्यू की प्रोसेस देखो।
नेट बुक वैल्यू अब कैसे निकालते हैं? अभी आप जो बोल रहे हो नेट बुक वैल्यू का परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करना है, तो उसमें सिक्योर्ड वाले पोर्शन पे है 10, 40, 70, 100 अगर आप देखो तो, ठीक है। तो सिक्योर्ड वाले पोर्शन पे है 10, 40, 70, 100, अनसिक्योर्ड पे तो 100 ही है, ठीक है। अब नेट बुक वैल्यू कैलकुलेशन है, इसे संवेदन वाला क्वेश्चन है, अपन फटाफट दिखते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देख रखा है जिसमें सब स्टैंडर्ड सब, तो वो क्वेश्चन देख रखा था ये लोन्स एंड एडवांसेस का। तो सबसे पहले आप देखो नॉन डिपॉजिट है कि डिपॉजिट है, ठीक है। तो नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखो कि नॉन डिपॉजिट में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है कि नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में 35.35% हो जाता है, वो इधर 0.40% होता है ना। तो ऐसा था कि उसके हिसाब से जो है स्टैंडर्ड एसेट आपको क्लासिफिकेशन सब करके देखा, आपको सिर्फ प्रोविजन निकालना था। तो इस तरह के 10, 20, 30, 50 ऐसा था, और फिर 100 ऐसा करके था क्वेश्चन, वो तो अपना हो गया था। अब ये संवेदन वाला क्वेश्चन, हाँ ओके। तो संवेदन वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें जहाँ पे हमको नेट बुक वैल्यू निकालनी है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वो NBFC है, उसने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे है और वो हायर परचेस भी करती है, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेजर हायर परचेस डील्स, उसने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 31/3/15 की है, ठीक है। इसको नोट करना। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेजर हायर परचेस डील एज ऑन 31/3/15, फ्यू मशीन सोल्ड ऑन हायर परचेस, तो कुछ मशीन जो उसने हायर परचेस बेसिस पे बेची। हायर परचेस वॉस 100 लाख, हायर परचेस प्राइस 100 लाख थी, कैश प्राइस थी 80 लाख, डाउन पेमेंट था 20 लाख, ठीक है। 20 लाख हमारा डाउन पेमेंट था। तो ऐसे केस में अब देखो, अब हमको क्या करना है, 1 सेकेंड। अभी तो इधर जो है डाउन पेमेंट था, ठीक है, कैश प्राइस 80 लाख था और डाउन पेमेंट किया 20 लाख का, और बैलेंस जो है 5 एकड़ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगा। अब हायर वेंडर ने फर्स्ट कलेक्ट करा इंस्टॉलमेंट 31/3/16 को, मतलब कि पहले साल में कलेक्ट करा। तो देखो पहले साल में इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया था, ड्यू होके पे हो गया, ठीक है, बट कुड नॉट कलेक्ट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विच वॉज ड्यू। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था पर वो पे नहीं हुआ। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की तो बातें मत करो, तो कोई तो ड्यू ही नहीं हुए तो पे ही नहीं हुए, ठीक है। अब ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को कलेक्ट नहीं करा गया, बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो ड्यू ही नहीं हुए। सबसे पहले आपका 1 साल बाद जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, तो बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/16, शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ 16/17 एज इनकम। ये जो फाइनेंस चार्जेस है, क्योंकि हमने लीज पे दिया ना, तो फाइनेंस चार्जेस को इनकम बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल चार्जेस एज इनकम। तो सबसे पहले देखो कि हायर परचेस प्राइस 100 है, कैश प्राइस 80 है, अमाउंट पेबल है, जो है अमाउंट पेबल कितना है, अमाउंट पेबल है अपना 20 लाख, ठीक है, वो डाउन पेमेंट है, और बचा हुआ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। अब समझो कि इधर सबसे पहले जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना वो हमको निकालना है। अब देखो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकालना है, तो सबसे पहले हम समझो कि कैश प्राइस हमारा 80 लाख था, हायर परचेस प्राइस हमारा जो है 100 लाख था, उसमें डाउन पेमेंट तो हुआ। तो हायर परचेस प्राइस में जब इंस्टॉलमेंट निकालते हैं तो उसमें से अपन डाउन पेमेंट तो माइनस करते हैं ना इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, तो है ना, ठीक है। तो हायर परचेस में से अपन ने 20 माइनस करे, ठीक है, वो डाउन पेमेंट के अपन ने माइनस किया, बचा हुआ इंस्टॉलमेंट है, तो बचा हुआ 16 लाख पे 80 लाख इंस्टॉलमेंट। और मेजर जो हायर परचेस डील है, तो अपन ने पढ़ा था कि कैश प्राइस 80 लाख है, हायर परचेस प्राइस 100 है। तो हायर परचेस प्राइस 100 है, डाउन पेमेंट 20 है, वो तो लगे हाथ ही हो जाएगा। तो 20 लाख जो है डाउन पेमेंट, बैलेंस जो है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 16 लाख की इंस्टॉलमेंट है। इतना तो हम समझ चुके हैं, 16 लाख की इंस्टॉलमेंट है। अब पॉइंट ये है कि 16 लाख की इंस्टॉलमेंट है, पर समझो इंस्टॉलमेंट 16 लाख की बनी है, पर अगर आप पोर्शन देखोगे प्रिंसिपल वाला तो वो है सिर्फ 60, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाला पोर्शन सिर्फ 60 है, मतलब कि अब जब बात आएगी पहले साल की, ठीक है। अब देखो बनती बात ये है कि आपने डाउन पेमेंट किया है, वो कब किया है, 31/3/15 को। तो आपने जो है डाउन पेमेंट जब आपने जो है हायर परचेस प्राइस सेट हुई है और फ्यू मशीन सोल्ड करी थी, तो हायर वेंडर ने जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 31/3/16 को कलेक्ट कर। तो वो तो आपसे ये पूछा है कि 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद क्या रहेगा, 1 साल बाद जो है प्रिंसिपल पोर्शन क्या रहेगा। तो समझो भैया 60 लाख है, जो इंटरेस्ट है वो 10.42% है, तो 7 लाख में 10.42 होता है 6.25। अब 16 लाख में से 6.25 माइनस करोगे तो 9.75 जो हमारा प्रिंसिपल होगा, और 60 में से 50.25 हमने 9.75 माइनस करा तो 50.25 आएगा, और ये जो 50.25 है ये प्रिंसिपल है हमारा 1/4/16 का, ठीक है। तो हमको बस वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल वाला पोर्शन समझना चाहिए। देखो इंस्टॉलमेंट हम निकाल लेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल में याद रखना कि कैश प्राइस से 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो 20 माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने पहले का इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, और 50.25 बाद में 50.25 पे वापस आपने 10.42 का इंटरेस्ट लगाया, फिर वापस आपने ऐसे 5 साल का निकाल लोगे, क्योंकि 10.42 का इंटरेस्ट लगाया, 16 में से आपने फिर 5.24 का इंटरेस्ट माइनस किया तो 10.76 आया, आपके पास वो क्वेश्चन होगा। 50.25 में से आपने 10.76 माइनस किया, वापस क्लोजिंग प्रिंसिपल आया, फिर इंटरेस्ट लगाया, इंस्टॉल में से इंटरेस्ट माइनस किया, प्रिंसिपल, फिर वो उतना प्रिंसिपल माइनस करके क्लोजिंग प्रिंसिपल आया। ऐसा करते हुए हमने कैलकुलेट किया, हमने जो है ऐसे केस में 10.42 से अपन ने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। अब पॉइंट ये है कि क्या रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए चार्जेस जो 16-17 के एज इनकम, 16-17 के चार्जेस इनकम रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए क्या? पहली इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हुई थी 31/3/16 को, ठीक है, और आपने बाकायदा सब पेमेंट कर दिया था, ठीक है, और 16-17 ना, तो रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए फिनेंशियल चार्जेस 16-17 एज इनकम। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कि जो है सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट ड्यू तो हो गई थी, पर हमको जो है रिसीव नहीं हुई, एक तरीके से पे नहीं हुई, ठीक है ना। तो इन द ईयर एंडेड 31/5/17 जो 16-17 की बात है, इंस्टॉलमेंट ड्यू है 16 लाख, वो तो रिसीव ही नहीं हुआ क्योंकि हमने तो हाई परचेस पे दिया था ना। हाउएवर इट वॉज ड्यू ऑन 31/3/17 दैट इज ऑन बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट विल बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड डेट। अब ये ड्यू कब हुआ? अब ये ड्यू अगर हम बात करें तो इसकी ड्यू ओवर ड्यू मतलब कि ड्यू कब हुआ? वो 31/3/17 को हुआ, ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड असेट। तो संवेदन विल रिकॉग्नाइज 5.24 लाख एज इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि स्टैंडर्ड असेट है ना अभी तो, और स्टैंडर्ड असेट है तो एक्रूअल बेसिस पे इनकम बुक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड असेट ही कोई ऐसा थोड़ा कि एनपी हो गया तो कैश बेसिस पे रियलाइज़ करेंगे, बुक कर लो इनकम, ठीक है, और वो ट्रीटेड एज फाइनेंस चार्ज, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि हमको जो है नेट बुक वैल्यू निकालनी 31/3/17 की। 31/3/17 मतलब कि 16 पे जब हमारी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, 17 पे जो है हमारी 15-16 में हमको 16 पे पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, 17 पे दूसरी इंस्टॉलमेंट है, 18 पे तीसरी, 19 पे चौथी, 20 पे पाँचवीं। तो क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं 31/3/17 को आप जो है नेट बुक वैल्यू निकालो, ठीक है। तो नेट बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? उसकी प्रोसेस क्या है नेट बुक वैल्यू निकालने की? नेट बुक वैल्यू निकालने से पहले आपको जो है पहले प्रोविज़न निकालना पड़ेगा। प्रोविज़न कैसे निकालोगे? प्रोविज़न निकालोगे 2 + 3 - 4। 2 + 3 - 4 मतलब क्या कि इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है पे हो जाता है, ड्यू होता है वो पे नहीं होता है, तो ड्यू है वो पे नहीं है तो 2, और इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू मतलब कि 4 इंस्टॉलमेंट हो गई, एक इंस्टॉलमेंट हुई, इधर 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो 4 इंस्टॉलमेंट हो गई, तो 16 × 4 हुआ ये अपना 4 इंस्टॉलमेंट 64, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हो गया 64। और अनअर्नड फाइनेंस इनकम मतलब कि वो 3 साल के इंटरेस्ट, देखो पहला साल दूसरा साल तो इधर आ जाएगा, अनअर्न फाइनेंस इनकम मतलब कि वो 3 साल के इंटरेस्ट, तो 64 में से आप जो है 4.11 माइनस करो, 2.88 माइनस करो, 1.52 माइनस करो, तो ये जो आया आपका, ठीक है, तो अनअर्न फाइनेंस इनकम, ठीक है, ये आपका आया प्रोविज़न, ठीक है। तो आपने प्रोविज़न कैसे बनाया? 2 + 3 - 4। अब देखो 2 + 3 - 4 तो आपने किया, और उसके साथ और क्या माइनस करना है कि असेट एज सिक्योरिटी ना, तो असेट सिक्योरिटी की असेट थे आप, असेट एज सिक्योरिटी, उसकी कैश प्राइस कितनी है, उसकी कैश प्राइस कितनी है, कैश प्राइस है उसकी, ठीक है, उसकी कैश प्राइस कितनी है असेट की, कैश प्राइस तो 80 लाख थी, वो तो उसमें से 20 लाख अपन ने माइनस किया, तो वो जो 80 लाख की कैश प्राइस है ना, तो 2 साल का आप डेप्रिसिएशन माइनस करो, और वो जो असेट है वो असेट वाला पोर्शन आप माइनस करो, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आएगा प्रोविज़न, मतलब कि 2 + 3 - 4, और असेट की कैश प्राइस है उस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर लगा के जो है असेट की फिर वो वैल्यू आप माइनस करोगे, तो ऐसे केस में आपका प्रोविज़न आएगा। अब सिंस आप एक बार प्रोविज़न निकाल चुके हो, अब ईजी हो जाएगा नेट बुक वैल्यू निकालना, क्योंकि नेट बुक वैल्यू अब कैसे निकलेगा, वही 2 + 3 - 4 वो तो करेंगे, और साथ ही साथ हम जो है प्रोविज़न भी माइनस कर देंगे, तो 2 + 3 - 4 करेंगे, और जो है प्रोविज़न माइनस कर देंगे। 2 मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हुआ पे नहीं हुआ, 3 मतलब क्या कि वो सारी इंस्टॉलमेंट जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई, और 4 में वो अनअर्नड फाइनेंस इनकम, ठीक है। और प्रोविज़न के लिए हम जो है कैश प्राइस का, बस हमको वो कैश प्राइस का ध्यान रखना है, बाकी जो लोन है वो लोन में हमको इंस्टॉलमेंट तो हम 16 लाख निकाल लेंगे, पर हमको उधर आउटस्टैंडिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट है उधर हमको ध्यान रखना पड़ेगा 60 लाख। वो 60 लाख तो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, क्योंकि डाउन पेमेंट आप स्टार्टिंग में ही कर दोगे, तो 60 लाख आपका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग देगा, ठीक है। मतलब आप मान लो कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 60 लाख है और मैं इंस्टॉलमेंट में जो है 80 लाख उसको पे कर रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन होता है, और इस तरीके से हमारा जो है हमको नेट बुक वैल्यू से पहले प्रोविज़न निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रोविज़न को पहले लिखा है। इंस्टॉलमेंट ड्यू नॉट पेड, ये तो हमने पूरा चार्ट समझा दिया, प्रोविज़न निकाला, प्रोविज़न के बाद हमने जो है 2 + 3 - 4 करके हमने जो है असेट, वो नेट असेट निकाली, मतलब डेप्रिसिएशन के बाद, और फिर वो जो प्रोविज़न आया उस प्रोविज़न को 2 + 3 - 4 करके हमने जो है प्रोविज़न भी और माइनस कर दिया, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये -4, और ये को प्रोविज़न माइनस हो गया, ठीक है।
और क्वेश्चन सॉल्व करते समय रीपेमेंट शेड्यूल बनाते रहना चाहिए। बाकी तो सब इजी है। डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 80 पे लगेगा, जो अपनी बात हुई थी कैश प्राइस पे। बाकी जो 60 है अपने को वो ध्यान रखना पड़ेगा कि 60 वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट वाला आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, चलो, तो इससे अपना एनबीएफसी का पूरा रिवीजन होता है। वो इस तरीके से अपने एनबीएफसी के सारे क्वेश्चन भी देख लिए।